जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आरक्षक भर्ती सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा दूसरा वीडियो होने वाला है और आज हम बात करने हैं प्राचीन भारत के इतिहास की। जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो भर्ती आई हुई है लगभग 6,000 पदों पे, उसकी हम रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग पूरा इसमें डिटेल के साथ चलेंगे। चलिए हम लोग कुछ प्रश्न लेते हैं और आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन नंबर ए है प्रकृति की पूजा, बी है व्यवस्थित शहरी जीवन, सी है पशुचारण एवं खेती, डी है या जातीय समाज। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग क्यों इतना डिटेल में पढ़ते हैं, उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? प्रश्न सरल लग रहा होगा लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, व्यवस्थित शहरी जीवन। हम लोग इसलिए डिटेल में इतना पढ़ते हैं क्योंकि उनके पास शहरी जीवन व्यवस्थित था, नगरीय नियोजन था। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। सुव्यवस्थित शहरी जीवन एवं नगर योजना प्रणाली हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषता थी, इस पर आप लोग ध्यान देंगे। हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, उसके बाद में और भी शहरों की खोज हुई, तो इसका नाम हम लोग क्या कर दिए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, यह हड़प्पा संस्कृति हम लोग कहते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही नगरों के अपने अपने दुर्ग थे। जो प्रतिष्ठित वर्ग था वो दुर्ग के अंदर रहता था, उसके बाद सामान्य वर्ग भी रहते थे। पक्की सड़कें थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई थी। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि जो दरवाजे थे वो सड़कों की ओर न खुल करके अंदर की ओर खुलते थे, उनका जल निकासी सिस्टम था, नालियां थी, बहुत सारी चीजें हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, तो व्यवस्थित शहरी जीवन और व्यवसाय के लिए आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला हम प्रश्न लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? दोस्तों कोई भी आप बुक पढ़ेंगे वहां पर एक टेबल बना करके सभी नगरों के खोजकर्ता का नाम देता है, उसको याद कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए कनिंघम या दयाराम साहनी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल लग रहा होगा लेकिन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी दयाराम साहनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता जो है, ये जिले का नाम है मोंटगोमरी जिले, पश्चिमी पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी। ठीक है, रावी नदी इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले हड़प्पा की ही खुदाई हुई थी, इसलिए हम लोग इस संस्कृति को क्या कहते हैं? हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। प्रथम खोया जाने वाला जो शहर था वो हड़प्पा ही था। चलिए, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? अब अगला जो बड़ा शहर है उसका नाम है मोहनजोदड़ो, बताना है किस जिले में स्थित है। लड़काना जिला है, मोंटगोमरी जिला है, पंजाब में है या उधमपुर जिले में है। अभी आपने देख लिया एलिमिनेशन मेथड क्या है, अभी आपने पढ़ा जो मोंटगोमरी जिला है, यहाँ पर तो हड़प्पा जिला है। ठीक है, तो हम लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लड़काना जिला। पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, कहां पर है ये? पाकिस्तान में है। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, प्रांत का नाम याद करेंगे, सिंध प्रांत में है, लड़काना जिले में है। ठीक है, इसका जो उत्खनन कार्य किसने किया था? राखाल दास बनर्जी। या अगर आप लोग बात करें तो यहाँ पर आर.डी. बनर्जी भी लिख सकते हैं। क्या है नाम है? राखाल दास आर.डी. बनर्जी। कब खोज किया था? 1922 ईस्वी में। यहाँ बहुत सारे अवशेष पाए गए थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है विशाल स्नानागार थे, वहां पर अन्नागार थे एवं कांस्य नर्तकी की एक मूर्ति मिली हुई है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों चीज। विशाल अन्नागार या स्नानागार के लिए फेमस आप लोग बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो करके ऋतिक रोशन की एक पिक्चर भी बनी थी, उसको भी आप लोग देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न है, भारतीय शासन के प्रतीक चिन्ह सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिए गए हैं? कई बार ये प्रश्न पूछा है और सभी लोग को लगभग ये प्रश्न पता होगा। ऑप्शन है उपनिषद, वेद, पुराण या रामायण। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये, राइट आंसर उपनिषद से लिया गया है। और उपनिषद भी कौन सा उपनिषद? मुंडक उपनिषद। कौन सा है? मुंडक उपनिषद कहते हैं या मुंडोक उपनिषद, ये सभी को पता होगा। तो इसका अर्थ क्या होता है? सत्यमेव जयते जो प्राचीन साहित्य है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सबको पता है। भारत सरकार इसे राष्ट्रीय प्रतीक वाक्य के रूप में अपनाया है। क्यों अपनाया है, क्या खास बात है? इसका मतलब होता है सदा सत्य की विजय। सत्यमेव जयते मतलब क्या होता है? सदा सत्य की विजय होती है, जो सत्य होता है वही अंत में जीतता है।
अगला प्रश्न हम देखते हैं, आरंभिक वैदिक काल में, ठीक है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था, ठीक है, किस पर आधारित थी? ऑप्शन है शिक्षा पर, बी ऑप्शन है जन्म पर, सी ऑप्शन है व्यवसाय पर, या डी ऑप्शन है प्रतिभा पर। तो अगर वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल को भी दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, एक होता है ऋग वैदिक काल, ठीक है, और एक होता है उत्तर वैदिक काल। कौन सा वैदिक काल? उत्तर वैदिक काल। तो ये आरंभिक वैदिक काल मतलब ऋग वैदिक कालीन बात हो रही है, तो इस समय इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवसाय के आधार पर। जन्म पे आधार पर वर्ण व्यवस्था नहीं थी, जो व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवसाय करता था उसकी जाति उस प्रकार से निर्धारित होती थी। तो आरंभिक वैदिक काल में लोग बात करें, जो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है व्यवसाय के चयन, आप जिस प्रकार का व्यवसाय चयन करेंगे उस प्रकार की आपकी जाति होती थी। और उत्तर वैदिक काल, ठीक है, जहां पर गिरावट आई है, तो जो व्यवस्था थी वो जन्म के आधार पर हो गई है। एक प्रश्न और पूछा जाता है, उत्तर वैदिक काल में ही गोत्र नामक संस्था का जन्म हुआ। बहुत लोग पूछते होंगे, खासकर जब लोग पूजा पाठ करते होंगे, तो आपका गोत्र क्या है? गोत्र कब से स्टार्ट हुआ है? ये उत्तर वैदिक काल में ही स्टार्ट हुआ है। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि समगोत्री विवाह हमेशा वर्जित होता है। अगर एक ही गोत्र है आपका, लड़का का और लड़की का, तो वो लोग आपस में शादी नहीं करते हैं, जनरली भाई बहन माने जाते हैं। तो ये गोत्र एक संस्था है, ठीक है, विवाह एक संस्था है। चलिए आगे बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? ये प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस लिपि का प्रयोग करते थे? अब नगरी लोग थे, पढ़े लिखे रहे होंगे, किसी न किसी लिपि का प्रयोग जरूर करते होंगे। ऑप्शन में है खरोष्ठी, बी ऑप्शन है ब्राह्मी, सी ऑप्शन है अज्ञात, या डी ऑप्शन है आरमाइक। तो बहुत आसानी से आप लोग यहाँ पे एलिमिनेट कर पा रहे होंगे देख करके ही। ये जो खरोष्ठी, ब्राह्मी और आरमाइक लिपि है, इसमें अशोक के अभिलेख और शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ये जो अज्ञात है ये कोई लिपि नहीं है, यही राइट आंसर है, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, ठीक है। तो सिंधु घाटी की लिपि को एक नाम दिया गया भाव चित्रात्मक, ठीक है, उसमें कुछ भाव होते थे, कुछ इस प्रकार से कलाकारियां होती थी, ठीक है। तो इसको पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसलिए उनकी लिपि क्या है, अभी तक अज्ञात है और ये अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। जब इस लिपि को पढ़ लिया जाएगा तो हो सकता है आपको और भी बहुत सारी जानकारियां सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्राप्त हो सकेगी। चलिए आज का हमारा 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार या मुखिया के चुनाव में सम्मिलित होती थी? ऋग्वैदिक कालीन का ये प्रश्न है। ऑप्शन है समिति, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है सभा, सी गण और विदत, ठीक है। तो ऋग्वेद में कुछ समितियों के नाम मिलते हैं और पूछा गया है कि जो मुखिया या सरदार का चुनाव करती थी वो समिति कौन सी थी, ठीक है। तो सभी समिति का अलग अलग कार्य से संबंध था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समिति। समिति जो है इसका ऐसा प्रमाण मिले है कि ये मुखिया के चुनाव में भाग लेती थी। सभा भी एक संस्था थी। जो विदत है ये भी एक सबसे पुरानी संस्था में से है, सैनिक कार्यों में सम्मिलित होती थी, ठीक है। ऋग्वेद में समिति के द्वारा जनजाति प्रमुख के चयन के कुछ साक्ष्य मिले हैं समिति के द्वारा, ठीक है। सभा, समिति, विदत और गण को सैन्य तथा धार्मिक कार्यों में परामर्श के रूप में प्रयोग किया जाने का उल्लेख किया गया है। चलिए हमारा आज का अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? बहुत लोग को पता होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर है राज तरंगिणी, कथा सरित सागर, जय संहिता या भारत कथा। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जय संहिता, ठीक है। जय संहिता ये महाभारत का प्रारंभिक नाम था, बाद में महाभारत पड़ गया और अकबर के समय जब उन्होंने अनुवाद विभाग को रखा था तो इसका अनुवाद किया था। और एक नाम और है दिमाग में आ रहा है, रज्म नामा। क्या नामा? रज्म नामा, ठीक है। अकबर ने जब इसका फारसी में या अरबी भाषा में अनुवाद किया तो उसका नाम क्या रखा महाभारत का? रज्मनामा। रज्मनामा का अर्थ होता है युद्धों की पुस्तक, ठीक है, युद्धों की किताब या पुस्तक आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हमारा? जय संहिता। तो महाभारत का मूल नाम जय संहिता था और महर्षि वेदव्यास के द्वारा इसे लिखा गया है। भारत के साहित्य में 2 महाकाव्य हैं, एक रामायण और एक महाभारत, ठीक है। चलिए आज का अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी को
वैदिक काल में पुरुषणवी या पुरुषणी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए है रावी, ऑप्शन नंबर बी सतलज, ऑप्शन नंबर सी है व्यास, या ऑप्शन नंबर डी है चिनाब। तो पुरुषणी के नाम से किस नदी को जाना जाता था? आप जब ऋग्वैदिक साहित्य पढ़ेंगे उसको आप लोग आज जाके पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारी नदियों के नाम ऋग्वैदिक कालीन क्या क्या थे वो प्रश्न में पूछा जाता है, उसको आप लोग याद कर लेंगे। तो यहाँ पर पुरुषणी जो नाम था इंपॉर्टेंट है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी। इसका मैंने डिटेल यहाँ पे नहीं लिया गया है, आप लोग को एक प्रश्न का उत्तर देना है, जो भी लोग इस वीडियो के यहाँ तक देख रहे हैं, कि पुरुषणी या रावी नदी किनारे ऋग्वैदिक कालीन संबंधी एक प्रमुख युद्ध हुआ था। वह युद्ध था, किसका युद्ध था और किसके किसके बीच लड़ा गया, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, आंसर क्या है इसका? ए रावी। चलिए आज का हमारा अंतिम और लास्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद में जादू टोना चमत्कार दिए गए हैं? ठीक है, जादू टोना और चमत्कार से संबंधित जो बातें किस वेद में कही गई हैं? तो ऑप्शन है, चारों वेद के नाम है यहाँ पर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सभी वेदों के अपने अलग अलग विषय हैं, और जो प्रश्न पूछा गया जादू टोने से जो संबंधित विषय है, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद का जो संबंध है वो जादू टोने से संबंधित है। ठीक है, ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में भी मंत्र दिए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो मंत्र है गायत्री मंत्र है, वो ऋग्वेद में दिया गया है। ठीक है, यजुर्वेद में भी मंत्रोच्चार है, पूजा पाठ में जो मंत्र यूज होते हैं उनका उल्लेख किया गया है। सामवेद में संगीत के जनक कहा जाता है, यहाँ पे संगीत से संबंधित सारी चीजें हैं। और लास्ट में क्या है? जादू टोना, औषधि, ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो अथर्ववेद में जादुई नियमों का वेद भी कहते हैं इसको। ठीक है, और जादू टोना, तंत्र मंत्र, ठीक है, विवाह, वशीकरण, ये सारी जो चीजें हैं वो इसमें दी गई हैं। चलिए दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। पूरे 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, मैंने करवाए हैं। आने वाला टाइम पे इस प्रकार की और भी वीडियो लेकर के आऊंगा। और छत्तीसगढ़ विषय संबंधित भी आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग इसके लिए भी जरूर कमेंट करिए कि छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है उसके लिए भी आप लोग को इस प्रकार की वीडियो की जरूरत है, तो हम लोग उसको भी कंटिन्यू करेंगे। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।